गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। इसके प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने फंक्शंस के टाइप जैसे कि पैरामीटराइज फंक्शन और बाय डिफ़ॉल्ट फंक्शन के बारे में पढ़ा था और मैंने आप लोगों को फंक्शन के 4 पैटर्न के बारे में बताया था, जिसमें से पहला हमने पढ़ा था नो पास एंड नो रिटर्न। अब इस लेक्चर में आपको मैं फंक्शन का जो सेकंड पैटर्न है पास और रिटर्न उसके बारे में बताने वाली हूँ। आपका पास और जो रिटर्न पैटर्न है वो आपके पैरामीटराइज फंक्शन के इक्विवेलेंट है। जैसा कि हम जानते हैं कि जब हम पैरामीटराइज फंक्शन का यूज़ करते हैं तो फंक्शन को कॉल करते समय हमको कुछ ना कुछ वेरिएबल और आर्ग्यूमेंट पास करना होता है, जिसके कारण हम उन्हें पैरामीटराइज फंक्शन कहते हैं। यहाँ पर मैंने आपको पास एंड रिटर्न की मेथोडोलॉजी समझाने के लिए सिंपल बेसिक प्रोग्राम लिया है। यहाँ पर हम सेम वही एडिशन परफॉर्म कर रहे हैं फंक्शन का यूज़ करके। तो यहाँ पर जैसे कि पैटर्न है आपका पास एंड रिटर्न का, इट मीन्स हम फंक्शन को कॉल करते समय कोई ना कोई वैल्यू पास करेंगे और हमारा फंक्शन जब डिफ़ाइन किया जाएगा और जब वो कोई वैल्यू एक्सेस करेगा तो वो कोई ना कोई वैल्यू हमको रिटर्न करेगा और वो रिटर्न जो वैल्यू हमको रिटर्न करेगा हम उसको रिटर्न फंक्शन के थ्रू, यहाँ पर हम रिटर्न फंक्शन यूज़ करेंगे, रिटर्न फंक्शन के थ्रू वापस से उसी जगह पर लाएंगे जहाँ पर से फंक्शन कॉल हुआ था। इस मेथोडोलॉजी को हम प्रोग्राम से समझते हैं। यहाँ पर मैंने एक सिंपल सा अरिथमेटिक ऑपरेशन का a+b का प्रोग्राम बनाया है। जैसा कि हम लोग इंक्लूड करते हैं हेडर फाइल्स को, तो सबसे पहली लाइन है मेरी फाइल्स को इंक्लूड करने की। उसके बाद मैंने यहाँ पे फंक्शन को डिक्लेयर किया है। तो फंक्शन को डिक्लेयर जैसे इसके प्रीवियस प्रोग्राम्स में मैंने यहाँ पर हमेशा फंक्शन को इंटीजर बनाया है, यहाँ पे मैं फंक्शन को फ्लोट बना रही हूँ। यहाँ पर मैंने फंक्शन का जो रिटर्न टाइप है वो फ्लोट लिया है और फंक्शन का नाम जो है वो एडिशन है और फंक्शन में जो पैरामीटर यूज़ करने वाली हूँ उनको मैंने इंटीजर टाइप लिया है। तो इस तरीके का डिक्लेरेशन भी हम परफॉर्म कर सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं होगी। मैंने आपको पहले ही बोला था कि फंक्शन का रिटर्न टाइप कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर क्या होगा, इस डिक्लेरेशन में क्या होगा, ये आपका फंक्शन डिक्लेरेशन का पोजीशन है, हमने हैश इंक्लूड के बाद लिया है। तो यहाँ पर क्या होगा, जब फंक्शन को हमने डिक्लेयर किया है तो जो फंक्शन के डेटास है वो इंटीजर होंगे, उन पर जिन पर काम होगा वो इंटीजर टाइप के होंगे। लेकिन जब एडिशन फंक्शन कोई इन दोनों डाटास पर काम करेगा और जो वैल्यू रिटर्न करेगा, जो वैल्यू हमको देगा, वो फ्लोट होगी। इट मीन्स यहाँ पर टाइप कन्वर्जन होगा, हमारा डाटा जो काम करेगा वो इंटीजर पे काम करेगा, लेकिन जब ये फंक्शन के थ्रू रिटर्न किया जाएगा तो वो फ्लोट वैल्यू में रिटर्न किया जाएगा। उसके बाद हमारा वॉइड मेन का ब्लॉक है। वॉइड मेन के ब्लॉक में मैंने यहाँ पर, क्योंकि मैंने पहले ही बोला कि ये जो है हमारे पैरामीटराइज फंक्शन से रिलेटेड है, कि जैसा है या पैरामीटराइज फंक्शन ही है। तो पैरामीटराइज फंक्शन में हमने देखा था हमारे पास 2 तरीके के वेरिएबल का कॉन्सेप्ट आता है। एक है रियल वेरिएबल का, जिसे हम एक्चुअल वेरिएबल भी कहते हैं, और एक आता है आपके टेम्पररी वेरिएबल का। तो सेम चीज़ यहाँ पर भी परफॉर्म होगी। हम अपने रियल वेरिएबल्स की एक कॉपी कॉलिंग करते समय भेजेंगे जो कि टेम्पररी वेरिएबल्स के पास जाएंगी। तो यहाँ पर मैंने रियल वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं a, b और c। ए हमारा डेटा एलिमेंट है, बी भी हमारा डेटा एलिमेंट है और सी जो है वो यहाँ पर हमारा एक स्टोरिंग एलिमेंट है। तो इसके लिए हम लोगों ने पहले डेटा एंट्री का स्टेटमेंट लिखा है, उसके बाद मैंने कॉल किया है फंक्शन को, और फंक्शन को कॉल करने के लिए मैंने लिखा है सी इज़ इक्वल्स टू एडिशन ऑफ, मतलब एड ऑफ ए और बी। जैसे ही ये फंक्शन कॉल होगा, हमारा ब्रैकेट, हमारा जो कंपाइलर है, हमारा जो कंपाइलर का कंट्रोल है वो यहाँ से हमारे फंक्शन डेफिनेशन ब्लॉक में चला जाएगा। देखिए यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, c इज़ इक्वल्स टू एड ऑफ a एंड b। इसका मतलब है मैं असाइनमेंट ऑपरेटर के थ्रू वो एडिशन फंक्शन जो है, जो भी वैल्यू एक्सेस करेगा उसको मैं असाइनमेंट ऑपरेटर के थ्रू c को इसमें स्टोर करवा रही हूँ। यहाँ पर एडिशन फंक्शन जो भी वैल्यू रिटर्न करेगा वो आके c में स्टोर हो जाएगी और नेक्स्ट स्टेटमेंट के थ्रू c की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी।
तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जैसे ही फंक्शन, ये हमारा फंक्शन कॉलिंग है, जैसे ही फंक्शन कॉल होगा हमारा कंपाइलर का कंट्रोल जो है वो हमारे डेफिनेशन ब्लॉक जहाँ पर हमने फंक्शन को डिफ़ाइन किया हुआ है वहाँ पहुँच जाएगा। यहाँ पर हमने फंक्शन को डिफ़ाइन किया है। यहाँ पर मैंने एक वेरिएबल लिया है z, जिसके ऊपर हमारा ऑपरेशन जो कि एक स्टोरिंग वेरिएबल है, जो x और y के ऊपर जो ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है उस वैल्यू को लाकर z में रखेगा। देखिए यहाँ पर x और y जो है, जैसे कि मैंने पहले ही बताया था, x और y जो है ये हमारे क्या हैं, टेम्पररी वेरिएबल हैं, टेम्पररी वेरिएबल हैं। और a और b जो हैं वो हमारे एक्चुअल वेरिएबल हैं। एक्चुअल वेरिएबल मतलब जो डाटा, रियल डाटा कंटेन करते हैं, इनकी एक जेरोक्स जो है वो आएगी, एक जेरोक्स जो है x और y में आएगी। a की जेरोक्स आएगी x के पास, b की जेरोक्स आएगी y के पास। इन वैल्यूज़ के साथ ये ऑपरेशन परफॉर्म किया जाएगा और जैसे ही ये ऑपरेशन परफॉर्म होगा हमारी जो वैल्यू है वो z में आके स्टोर हो जाएगी। और रिटर्न फंक्शन, क्योंकि हमारा मेथड है पास और रिटर्न करने का, तो रिटर्न फंक्शन के थ्रू ये वैल्यू रिटर्न बैक वहीं होगी जहाँ पर हमारा फंक्शन हमने कॉल किया था। तो मान लीजिए यहाँ पर इसकी वैल्यू आ रही है 5 और इसकी वैल्यू आ रही है 5, तो 5 और 5 प्लस होने के बाद वैल्यू आके स्टोर हो जाएगी z में 10। और रिटर्न फंक्शन z की वैल्यू के साथ, मतलब 10 वैल्यू के साथ वापस रिटर्न बैक उस फंक्शन ब्लॉक में जाएगा जहाँ पर उसको कॉल किया गया था। इससे यहाँ पर कॉल होने के वापस आने के बाद जो z की वैल्यू है वो c में आके स्टोर हो जाएगी और नेक्स्ट स्टेटमेंट के थ्रू c की वैल्यू जब हम प्रिंट करेंगे तो हमको आंसर में मिलेगा 10। तो ये था हमारा पास एंड रिटर्न, जिसमें हमने जो कि हमारे पैरामीटराइज फंक्शन की तरह है, पैरामीटराइज फंक्शन है की तरह नहीं है, पैरामीटराइज फंक्शन ही है। पैरामीटराइज फंक्शन हमेशा पास एंड रिटर्न, जिसमें पास और रिटर्न का यूज़ करके, रिटर्न फंक्शन का यूज़ करके हमने इस मेथडोलॉजी को एक्सेस किया है, के लिए प्रोग्राम क्रिएट किया है। यहाँ पर मेरे को आप लोगों को एक बात और बतानी है। देखिए, जब हम फंक्शन को डिक्लेयर करते हैं, जब हम फंक्शन डिक्लेयर करते हैं तो मैंने यहाँ पर कितने नंबर ऑफ़ आर्ग्यूमेंट हमको रखना है उसके लिए हम यहाँ पर लिस्ट ऑफ आर्ग्यूमेंट नंबर हम देते हैं। जैसे मुझे 2 यूज़ करना था, मैंने 2 डेटा टाइप लिखा था। अगर मुझे 3 करना होगा तो यहाँ पर मुझे 3 बार इंटीजर लिखना होगा। देखिए यहाँ पर मैंने इंटीजर लिखा है, लेकिन उसके बाद कोई वेरिएबल डिक्लेयर नहीं किया है। जस्ट जब हम डेफिनेशन में पहुँचे हैं तो मैंने वहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर किया है। तो हम ऐसा कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, लेकिन अगर जब हम फंक्शन को डिक्लेयर करते समय यहाँ पर अगर मैंने यहाँ पर x डिक्लेयर किया है तो वह सेम वेरिएबल मुझे फंक्शन डेफिनेशन में करते समय भी लिखना होगा। अगर मैंने यहाँ पर x लिखा है तो मुझे यहाँ पर भी x ही लिखना होगा। अगर मैंने यहाँ पे y लिखा है तब मुझे यहाँ पर y ही लिखना होगा। मैं उस समय इस वैल्यू को चेंज नहीं कर सकती। लेकिन अगर मैंने यहाँ पे कुछ डिक्लेयर नहीं किया है तब मैं यहाँ पर कोई भी अल्फ़ाबेट यूज़ कर सकती हूँ एज अ वेरिएबल। अगर मैंने यहाँ पर कुछ नहीं लिखा है तब मैं यहाँ पर चाहे a हो, b हो, c हो, d हो, कोई भी वेरिएबल लिख सकती हूँ। लेकिन अगर मैंने यहाँ पर डिक्लेयर कर दिया एक बार, अगर मैंने यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया कि यहाँ पर x होगा तो डेफिनेशन ब्लॉक में भी वेरिएबल x ही होगा। अगर मैंने यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया कि ये y होगा तो डेफिनेशन ब्लॉक में भी ये y ही होगा। हम यहाँ पर उस समय इसको चेंज नहीं कर सकते। इन दोनों क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि कंपाइलर जब इनको एक्सेस करता है, फंक्शन को एक्सेस करता है तो इनकी मैचिंग की जाती है। आप लोग जानते हैं सिंटैक्स चेकिंग होती है। जैसे यहाँ पे फ्लोट लिखा है तो यहाँ डेफिनेशन में भी फ्लोट है, यहाँ पर ऐड है तो यहाँ पर भी एडिशन है। ओके, यहाँ इंटीजर है, यहाँ भी इंटीजर है, यहाँ इंटीजर है, यहाँ भी इंटीजर है, यहाँ अगर x है तो यहाँ भी x है, यहाँ अगर y है तो यहाँ पर भी y है। तब जाकर ये दोनों की मैचिंग होती है, तब जाकर वो एग्जीक्यूशन ब्लॉक पे आगे जाता है। अगर मैंने यहाँ पे x लिखा है
और यहाँ पे मैंने ए लिख दिया, तो ये मैचिंग नहीं हो पाएगी, तब एरर जनरेट होगा। तो ये कहने का मतलब ये है कि हम जब फंक्शन को डिक्लेयर करते हैं, मतलब जब फंक्शन की प्रोटोटाइपिंग करते हैं, तभी हम सारी चीज़ें बता देते हैं कि हम फंक्शन के साथ क्या क्या यूज़ करने वाले हैं, उसका रिटर्न टाइप क्या होगा, और उनके अंदर जो वेरिएबल यूज़ होने वाले हैं उनका डेटा टाइप भी क्या होगा, और साथ साथ वेरिएबल भी क्या होंगे। लेकिन यहाँ पर मैंने अभी कुछ भी डिक्लेयर नहीं किया, तो मैं फ्री हूँ कि मैं यहाँ पर कोई भी अल्फ़ाबेट ले सकती हूँ। जैसे मैंने अभी यहाँ पर एक्स और वाई लिया है, इस चाहे तो मैं इसके बदले यहाँ पर ए और बी भी लिख सकती हूँ। लेकिन अगर मैंने यहाँ पर अगर एक बार ए या बी या एक्स या वाई एक बार मैंने लिख दिया, तो मुझे वही सेम चीज़ यहाँ पर फंक्शन डेफिनेशन में भी लिखनी होगी। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसको हमको याद रखना है। इट मीन्स हमारे फंक्शन डेफिनेशन और हमारी प्रोटोटाइपिंग मैच होनी चाहिए। अगर मैंने यहाँ पर वेरिएबल नंबर ए लिखा है तो यहाँ पे भी ए होना चाहिए। यहाँ पर वेरिएबल नेम अगर मैंने बी लिखा है तो यहाँ भी बी होना चाहिए। अगर यहाँ पे वेरिएबल नंबर मैंने एक्स लिखा है तो यहाँ भी एक्स होना चाहिए, और अगर यहाँ वाई लिखा है तो यहाँ पर भी वाई होना चाहिए। इन दोनों की मैचिंग होना ज़रूरी है। अगर नहीं लिखा है तो वो ज़्यादा बेस्ट है, तब आप यहाँ पर कोई भी वेरिएबल लिख सकते हैं, जैसा कि इस प्रोग्राम में है। तो ये हमारा पास एंड रिटर्न है। इसके बाद हमारा जो तीसरा टाइप है वो आता है नो पास एंड रिटर्न। मतलब हमको वैल्यू पास नहीं करनी है, लेकिन कोई ना कोई वैल्यू हमको रिटर्न करवानी है। तो इसके लिए भी मैंने a+b का प्रोग्राम बनाया है। इसके लिए सेम हेडर फाइल इंक्लूड किया है, क्योंकि नो पास है इट मीन्स हमको डिफ़ॉल्ट फंक्शन यूज़ करना होगा। ये आपका फंक्शन डिक्लेरेशन का ब्लॉक है, फंक्शन को डिक्लेयर कर दिया है। उसके बाद आपके पास वॉइड मेन का ब्लॉक आ रहा है, क्योंकि हमको रिटर्न करना है। इसके प्रीवियस में मैंने आपको बताया था कि जब हम रिटर्न करते हैं तो वो रिटर्न फंक्शन किसी न किसी वैल्यू के साथ आता है। उस वैल्यू को हैंडल करने के लिए हमारे पास कोई ना कोई एक वेरिएबल होना ज़रूरी है। तो यहाँ पर सी वो वेरिएबल है जो उस वैल्यू को हैंडल करेगा, अपने में स्टोर करेगा। जैसे ही फंक्शन को देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है सी इज़ इक्वल्स टू ऐड फंक्शन। तो जैसे ही ये फंक्शन कॉल होगा, तो कॉल होने के बाद ये हमारे जो फंक्शन डेफिनेशन ब्लॉक है वहाँ पर आएगा। वहाँ पर आने के बाद आपका जो अरिथमेटिक ऑपरेशन का जो कोड है वो परफॉर्म किया गया है। जैसे ही ए और बी की वैल्यू प्लस होगी वो सी में आके स्टोर होगी, और कंपाइलर जैसे ही नेक्स्ट स्टेटमेंट रिटर्न ऑफ सी को पढ़ेगा, ये वापस से हमारे उसी ब्लॉक में जहाँ पर हमने फंक्शन को कॉल किया था उसी ब्लॉक में आएगा। क्योंकि जो रिटर्न फंक्शन है वो किसी न किसी एक वैल्यू के साथ रिटर्न हो रहा है, तो उस वैल्यू को हैंडल करने के लिए मैंने यहाँ पे सी वेरिएबल लिया है। मतलब असाइनमेंट ऑपरेटर क्या करेगा, उस वैल्यू को, उस रिटर्न्ड वैल्यू को सी में स्टोर कर देगा, और सी वेरिएबल जो है वो नेक्स्ट स्टेटमेंट कंपाइलर जो है वो नेक्स्ट स्टेटमेंट को एक्सेस करेगा और सी की वैल्यू को प्रिंट कर देगा। यहाँ पर सी इसके लिए इसका लोकल वेरिएबल है, और यहाँ पर सी इसके लिए लोकल वेरिएबल है। हम जानते हैं कि हमारे पास दो तरीके के वेरिएबल होते हैं, ग्लोबल एंड लोकल। तो ये लोकल वेरिएबल है तो इसका स्कोप यहाँ से यहाँ तक ही रहेगा, और ये लोकल वेरिएबल है तो इसका स्कोप यहाँ से यहाँ तक ही रहेगा। तो ये नहीं है कि ये वाला सी यहाँ यूज़ हो रहा है, ऐसा नहीं है। ये इसका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है सी इस ब्लॉक का, और यहाँ पर सी इस ब्लॉक का इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। ये दोनों अलग अलग वेरिएबल है। इस ब्लॉक में वॉइड मेन के ब्लॉक में इस सी का यूज़ इस ब्रैकेट से इस ब्रैकेट तक ही हो रहा है, और एडिशन जो डेफिनेशन ब्लॉक है, जो यूज़र डिफाइंड फंक्शन है, वहाँ पर सी का यूज़ इस ब्लॉक पर ही हो रहा है। तो आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा। तो आप लोग इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप लोगों को समझने में प्रॉब्लम ना हो।
ओके, थैंक यू स्टूडेंट।